तो आज से इंडिया अनलॉक हो गया है। क्या खुला है, क्या बंद है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर जो आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। वो खबर नोएडा से है। रेडिएंट कुशन बनाने वाली कंपनी में आग लगी है। नोएडा में रेडिएंट कुशन बनाने वाली एक कंपनी जिसमें आग लगने की सूचना मिली है और आग पर काबू पाने की कोशिशें वहां पर जारी है। तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए। नोएडा की ये तस्वीरें हैं। रेडिएंट कुशन बनाने वाली एक कंपनी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पूरी बिल्डिंग से आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सिर्फ बिल्डिंग के एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग में ही आग दिख रही है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। भूपेश हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। भूपेश, तस्वीरें दिखा दी, अब आग के कारण कितना नुकसान हुआ है, इस वक्त क्या आग पर काबू पा लिया गया है? राजीव, देखिए, ये जो पूरा आग का मामला है तेजपुर थाना क्षेत्र का सेक्टर 64 में आग लगी थी। हालांकि अभी तक देखिए आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और बाकी जो है करीब सुबह ये आग लगी थी, तभी से दमकल की जो है 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। और आप इन तस्वीरों को देख के साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आग ने पूरी कंपनी को अपने आगोश में ले रखा है। और अंदर का हिस्सा है कंपनी का, उसमें आग लगी हुई है। बाहर की साइड केवल धुआं ही धुआं है, केवल वो दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आग की बात करूं तो अभी इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने पर जुटी हुई। अभी अभी जो है काफी लंबे जो है कभी जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी, उनका कहना है कि अभी समय लगेगा। यानी कि आप बता रहे हैं कि आग पर काबू अभी नहीं पाया जा सके। भूपेश, अब बड़ा सवाल यह है कि जब आग लगी उस वक्त क्या कंपनी के भीतर लोग मौजूद थे? इस वक्त क्या कोई मौजूद है भीतर या सबको बाहर निकाल लिया गया है? नहीं राजीव, देखिए, क्योंकि सुबह सुबह का समय था जिस समय आग लगी थी, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। केवल गार्ड और कुछ लोग जो कंपनी में कार्य करते हैं वो लोग मौजूद थे। उन्हीं के द्वारा दमकल विभाग को ये सूचना दी गई थी आग की। क्योंकि आज से ही जो है आपको पता है कि लॉकडाउन खत्म हुआ है और लॉकडाउन 5.0 शुरू हुआ है, यानी अनलॉक शुरू हुआ है। तो कंपनियों में वैसे ही काफी कम लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से देखिए, ना तो इतने ज्यादा लोग वहां मौजूद थे क्योंकि सुबह का समय था पहले, तो इसलिए गनीमत रही कि कोई अंदर मौजूद नहीं था। यानी कि लॉकडाउन की वजह से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। भूपेश, नजर बनाए रखें, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अभी सूचना ऐसी मिल रही है क्योंकि कंपनी में उस वक्त कोई मौजूद था नहीं। आग किन कारणों से लगी ये भी अभी क्लियर नहीं है, जांच की जा रही है। अनलॉक 1 के पहले दिन शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला, यानी कि अच्छे संकेत। शेयर बाजार में अनलॉक 1 के पहले दिन ही उछाल देखने को मिला है। शेयर मार्केट 762 अंक चढ़ गया है। 762 अंकों का उछाल देखने को मिला है। यह अच्छी और बड़ी खबर है। लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है अनलॉक 1 का और पहले ही दिन शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। बहुत बम्पर, बहुत बड़ा उछाल तो नहीं है, लेकिन 762 अंक का ये उछाल है। ये संकेत अच्छे हैं। तो अनलॉक 1 की आज से शुरुआत हो गई है। इसी के साथ वो तमाम सेवाएं जो लॉकडाउन के चलते बंद थी, उनका संचालन भी शुरू हो गया है। यूपी परिवहन निगम की बसों का आज सुबह 8 बजे से संचालन शुरू हो गया है। रोडवेज की अंतर जनपदीय बस सेवा की शुरुआत हो गई है। आज से यूपी में 7,500 बसें चलाई जानी है। इसके अलावा जो बसें रेलवे स्टेशन या फिर श्रमिकों के लिए लगाई गई थी वो वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन इस बस सेवा के दौरान कुछ नियम भी बनाए गए जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। जैसे बसों में सीट से ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकेंगे, यानी कि खड़े होकर यात्रा करने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा बस स्टेशन में एंट्री के साथ ही थर्मल स्कैनिंग होगी। हर 6 घंटे पर बस स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही साथ रवाना होने से पहले बसें भी सैनिटाइज की जाएंगी। वहीं बस स्टेशन पर, बस अड्डे पर कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। यात्रियों को सफर के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मास्क आपका पहनना ही होगा। बस में चढ़ते वक्त हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारी यूनिफॉर्म कोड जैसे कि जंपसूट, जैकेट, फेस कवर और ग्लव्स पहनकर रहेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि बस स्टैंड और उसके आसपास एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूर रहेगी। तो 7,500 बसों को चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शैलेश अरोड़ा हमें और ज्यादा जानकारियां देंगे जो कि बस स्टेशन पर मौजूद हैं। तो आगरा से हमारे साथ नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं, वो भी बस अड्डे पर मौजूद हैं।
सबसे पहले शैलेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो परिवहन विभाग ने क्या विशेष इंतज़ाम, क्या विशेष तैयारियां की हैं, वो आप जानकारी दें कि प्रदेश के क्या सभी जिलों के लिए एक जैसी व्यवस्था है परिवहन विभाग की तरफ से? बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, पूरे प्रदेश भर में जितने भी बस स्टेशन हैं उन सभी के लिए एक जैसे आदेश दिए गए हैं और तैयारियां जो हैं फिलहाल राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो काफ़ी मुकम्मल नज़र आ रही हैं। और अगर आप देखें तो हम एक नज़ारा दिखाएंगे अपने दर्शकों को पूरे बस स्टेशन का कि देखिए सामने बसें एक बार फिर से लाइन पर लगी हुई हैं। जैसा लॉकडाउन के पहले नज़ारा होता था, बसें लगी होती थी इस बस अड्डे पर, उसी तरह से यहाँ पर हम बसें लगी हुई देख रहे हैं। इसके बाद बस स्टॉप पर ये जो होल्डिंग एरिया है, वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आप देखिए कैफेटेरिया जो है वो 2 शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी कुछ जो है ये टेम्परेरी रूप से 2 को शुरू किया गया है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर आप देखिए कई लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल जो लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इनमें अधिकतर कर्मचारी, बस ड्राइवर, कंडक्टर हैं, क्योंकि यात्री जो है उनका अभी उतना फ्लो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर तो है ही है अभी भी। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क एक बनाई गई है। ये कोविड हेल्प डेस्क इसलिए कि यात्री देखिए जब आता है बस स्टेशन के अंदर तो यहाँ पर उनकी थर्मल स्कैनिंग होती है, सैनिटाइजेशन होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उनको कोविड से जुड़ी जो अहम जानकारियाँ हैं वो दी जा रही हैं। और यहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेके भी लोग खड़े हुए हैं जो लगातार कोरोना को लेकर अवेयरनेस कर रहे हैं। और यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, मतलब अगर कोई गेट पे रह जाता है तो बस अड्डे के अंदर आने के बाद यहाँ पर उनकी स्कैनिंग भी होगी और सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। सैनिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जगह जगह सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। और एक ये मशीन राजीव हम आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि ये एक मशीन लगी हुई है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक नो कॉन्टैक्ट सैनिटाइज़र वाली मशीन लगी है। तो आप देखिए कि किस तरह से हम हाथ लेके जाएंगे और सैनिटाइजेशन होना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा स्प्रे होता है और इस तरह से ये ऑटोमेटिक मशीन जो है वो काम कर रही है यहाँ पर। यानी जितनी कोशिशें की जा सकती है, जितनी कवायद की जा सकती है यात्रा को सुरक्षित और मंगलमय बनाने के लिए वो की जा रही है। आप देखिए अभी अभी यहाँ पर एक कंडक्टर भी आए, उन्होंने भी किस्सा हाथ सैनिटाइज किया। और जो कंडक्टर है ये सभी लोग हेड कवर, ग्लव्स सब लेके चल रहे हैं। जो भी कंडक्टर आ रहा है बस स्टॉप पर, बस स्टेशन पर, उनको यहाँ पर अंदर आने से पहले ये एक सैनिटाइज़र की बोतल भी दी जा रही है कि वो अपनी बस में इसको रखेंगे। और बस में रखने के साथ जो भी यात्री बस में चढ़ेगा उसको वो हाथ पहले सैनिटाइज भी कराएंगे। हर 6 घंटे पर, जैसा आपने भी बताया राजीव, बस स्टॉप को सैनिटाइज कराया जाएगा। जी शैलेश। इसके अलावा जो बस रवाना होगी किसी भी रूट पर जाने से पहले उसका सैनिटाइजेशन होगा पूरी बस का। रास्ते में खाने पीने की जो अगर बात की जाए तो उसके लिए जो अनुबंधित ढाबे हैं उनको खोला गया है, लेकिन कड़े निर्देशों के साथ कि वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। ठीक है इसके शैलेश, यानी कि बसों ये का भी संचालन हिदायत दी शुरू हो गई गया है और क्योंकि विशेष इंतजाम आप बता रहे हैं कि वहां पर हैं। शैलेश आप बने रहे हमारे साथ। नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए आगरा से। मैं नितिन के पास जाऊंगा, उससे पहले हमारे संवाददाता शैलेश अर्रव की ये रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट आप देखिए। 2 महीने से भी लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। हम इस समय केसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो भी व्यक्ति बस अड्डे पर आ रहा है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर 2 लोग इसके लिए लगाए गए हैं ताकि एक लंबी लाइन ना हो बल्कि 2 हिस्सों में लाइन को चलाया जाए। जिनका टेम्परेचर अधिक आ रहा है उनको अंदर एंट्री रोकी जा रही है। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका हैंड सैनिटाइजेशन यहाँ पर कराया जाता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ भी कि 2 लाइन चलेंगी तो दोनों तरफ हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं क्योंकि आज 8 बजे से ही बसों का संचालन शुरू हुआ है, पहला दिन है, इस वजह से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और 2 लोगों को हैंड सैनिटाइज़र लेके खड़ा रखा गया है। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं पेडिस्टल वाली व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर भी हैंड सैनिटाइज़र जो है वो लगाया जाएगा, थोड़ी देर पहले लगा भी हुआ था। और लोग नो टच के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर अपना हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो टिकट काउंटर बने हुए हैं बस अड्डे पर, यहाँ पर भी हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो भी बस अपने रूट के लिए रवाना होगी तो बस के रूट पर रवाना होने से पहले भी उसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा, तभी वो बस यहाँ से रवाना होगी। आप देख सकते हैं और किस तरह से जो बस के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं
आप देखिए जो बस का कंडक्टर है उन्होंने फेस शील्ड पहनी है, मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, हाथ में एक सैनिटाइज़र की बोतल है। और जो भी यात्री बस में जाएंगे उनके पहले हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे तभी वो बैठेंगे। और अगर किसी यात्री ने मास्क नहीं लगाया है, अगर किसी यात्री ने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया पूरी यात्रा के दौरान, तो उसको यात्रा की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। बहरहाल हमारी सभी से एबीपी गंगा के माध्यम से ये भी अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ज़रा सी चूक आपको इस बीमारी का, इस कोरोना का शिकार बना सकती है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा ताकि सब सुरक्षित रहें और जो सेवाएं आपके लिए लगातार शुरू की जा रही हैं धीरे धीरे वो चालू होती रहे। कैमरा सहयोगी मैं नियसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब रुक करते हैं आगरा का। नितिन हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। नितिन, सबसे पहले दर्शकों को बताएं आपके कौन से बस स्टैंड पर आप इस वक्त हैं, क्या विशेष इंतजाम वहां पर है और क्या बसें चली हैं आज आगरा बस अड्डे से? देखिए बिल्कुल राजीव, मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। यहां से दूसरे राज्यों के लिए भी बस जाती है। आगरा का सबसे बड़ा बस स्टेशन है। आज पिछले लंबे समय से जो यहाँ कहा जा सकता है केवल जो श्रमिक हैं या जो स्पेशल केसेस हैं वहीं के लिए बसें रवाना हो रही थी, लेकिन आज से परिवहन सेवा सुचारू रूप से चला दी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये बस स्टेशन पर जो भी यात्री जा रहे हैं उनको प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जो स्टाफ है, चालक हैं या परिचालक हैं, उनको हैंड ग्लव्स के साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र दिया जा रहा है। और लेकिन सवाल ये है कि कई सारी बसों में तो एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठने की बात है, लेकिन कई जगह ओवर भी हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ केंद्र प्रभारी संजीव जी, आप बताइए क्या क्या व्यवस्था करके आप अपने पूरे स्टाफ को भेज रहे हैं, कितनी बसों में क्या कैपेसिटी रहने वाली है? हम लोग बसों के पहले सैनिटाइज करा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर बस प्लेटफॉर्म मंगा लेते हैं। मंगाने के बाद में हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, ब्रेथ एनालाइजर हो रहा है, मास्क और ग्लव्स सबको दिए जा रहे हैं। यानी सभी को आपने मास्क और ग्लव्स दिए? जी 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 जी। और उसके बाद में हर पैसेंजर का थर्मल स्कैनिंग करने के बाद में बस में बिठाकर तब उनको रवानगी दी जा रही है। अभी जो परिचालन शुरू हुआ है वो केवल यूपी बॉर्डर तक ही जाएगा, यानी अगर दिल्ली किसी को जाना हो तो आप अलाउड नहीं है? अभी नहीं है। अभी नहीं है। आपने अपने स्टाफ को क्या क्या ऐसे निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से एक कोरोना के साथ बचाव करते हुए हमें पूरा परिवहन का संचालन करना है? जब भी परिचालक पैसेंजर के पास जाएगा, दोनों लोग मास्क लगाएंगे, बातचीत करेंगे, जो पैसेंजर को पूछना है वो पूछेगा। पैसेंजर अगर बीच का भी होता है तो वो बस स्टैंड से ही बस स्टैंड बैठेगा, ना कि हम से बस स्टैंड से। अगर मानो आपको नोएडा किसी को भेजना हो तो आप बीच में एक्सप्रेस वे पर आप किसी को सवारी नहीं बिठाएंगे? नहीं, अगर कोई बीच में बस स्टैंड पड़ता है वहाँ प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग हो रही है, हाँ तब बिठाएंगे हम। उससे पहले हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। कुल मिला के कई सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसे बस किसी बस स्टेशन पर जहाँ प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है वहीं उनकी प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद उनको बसों में बिठाया जाएगा और बीच में आप सवारी नहीं उठा सकते हैं। तमाम दिशा निर्देश यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक राजशेखर की तरफ से जारी किए गए, तो उसको आगरा में भी फॉलो करने की हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो स्टाफ है, चालक हैं, परिचालक हैं, ये मास्क लगाए हुए हैं। अगर मास्क नहीं है तो गमछा लगाए हुए हैं। इनको हैंड ग्लव्स भी दिए गए हैं, सैनिटाइजर भी दिए गए हैं। आप बताइए, आपसे बात करेंगे, आप कहाँ आपकी ड्यूटी लगी है? मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जा रहा हूँ। आपको हाथ में आप हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क मिला या नहीं मिला? मास्क है, मास्क है। नितिन, यानी कि ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा कि आपने तस्वीरें भी दिखा दी और वो कितने व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं आगे, ये भी दर्शाता है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी व्यवस्था आने वाले दिनों में भी ऐसी चलती रहे, कोई लापरवाही ना बरते। शैलेश आपका और नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आज से देश में 200 यात्री ट्रेनों का भी संचालन शुरू हो रहा है। राजधानी लखनऊ से लखनऊ मेल, पुष्पक, गोमती एक्सप्रेस का संचालन होगा। इसके साथ ही लखनऊ से कुल 18 ट्रेनें गुजरेंगी, लेकिन इस सफर में यात्रियों को तमाम तरह से नियमों और एहतियात के तहत ही सफर की अनुमति होगी। जैसे यात्रियों को 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर आना होगा। रेलवे स्टेशन पर एनडीआरएफ की टीमें थर्मल स्कैनिंग करेंगी। यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होगा तभी एंट्री मिलेगी। सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। यात्रियों को सफर में मास्क पहनना जरूरी है। और अहम बात आपको ये बता दें कि अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए तो उसे यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी। टीटीई से यात्रा नहीं कर पाने का प्रमाण पत्र लेकर ही यात्री को पूरा रिफंड करवा दिया जाएगा, रिफंड होगा। और साथ ही एसी बोगियों में पर्दे नहीं होंगे, ना ही बेडशीट मिलेंगी। ट्रेनों में रसोई
यानी कि पेंट्री कार भी नहीं होगी। आईआरसीटीसी ट्रेनों में पैक्ड फूड आइटम और खाना का भुगतान के आधार पर ही मुहैया करवाएगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, वाराणसी से जुड़े हैं नीतीश पांडे। तो रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। मोइन, कितनी ट्रेनें चल पाई हैं सुबह से? क्या विशेष इंतजाम, क्या विशेष तैयारियां हैं ट्रेनों में बैठने से लेकर और चलने तक, ट्रेन के दरमियान, इस बीच में चलते हुए ट्रेन के भीतर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। लेकिन जो आज से जिन 200 ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है, उनमें से सिर्फ एक जोड़ी ट्रेन जो कि नई दिल्ली से प्रयागराज आती है और वापस जाती है, सिर्फ उसका ही संचालन यहाँ से हो रहा है। हालांकि इसके अलावा कुछ और ट्रेनें हैं जिनका स्टॉपेज यहाँ पर होगा। तो आज पहले दिन की व्यवस्थाएँ आपको हम प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम एंट्री गेट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, सामान की जांच के लिए मशीन लगी हुई है। इसके साथ साथ हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के यहाँ पर ऑटोमेटिक व्यवस्था की गई है। ये जो थर्मल स्कैनर आप हमारी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, इसके ज़रिए थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोई भी रेलवे का जो कर्मचारी है या जो रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी हैं, वो सीधे तौर पर स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, सीधे तौर पर नहीं देखेंगे। यहाँ पर जिन ट्रेनों को आना है वो ट्रेनें शाम को आएंगी। एक जोड़ी ट्रेन यहाँ से चलेगी तो वो शाम को आएगी। तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह सर्किल बनाए गए हैं ताकि जो लोग यात्री यहाँ पर आएँ उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और अभी किसी भी यात्री को रेलवे स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो शाम को आएंगी तो उनको एक अलग वेटिंग रूम बनाया गया है, वहाँ पर रखा गया है। वहाँ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ही जो मेन प्लेटफॉर्म है, जो मेन अंदर का गेट है, वहाँ पर एंट्री 2 घंटे पहले ही दी जाएगी। सभी यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। इसके साथ साथ उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए और ग्रीन सिग्नल देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर अभी से मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। जो भी लोग आ जा रहे हैं, सिर्फ रेलवे के जो स्टाफ हैं उन्हीं को अभी एंट्री करने दी जा रही है, किसी यात्री को अभी एंट्री नहीं करने दी जा रही है। तो रेलवे की तरफ से जो दावा किया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र सभी ज़रूरी कदम उठा लिए गए हैं, सभी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं और कोशिश ये की जाएगी कि यात्रियों को पूरी सुरक्षा के साथ उनको जागरूक करते हुए उनको सफर पर आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए। तो अभी शाम का पूरी वक्त तरीके है, से शाम के वक्त आप बता रहे हैं कि ट्रेनें ट्रेनें हो सकेगी जी, कि तस्वीर आप आखिर बता रहे किस हैं कि तरह के साफ होगी। इंतजाम किए मैं गए आप हैं। जल्दी से रुक कर लेता हूं। नीतीश का वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, आप बताएं कि वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं रेलवे महकमे ने की हैं, कितनी ट्रेनें वहां पर आने वाली हैं, कितनी वहां से निकलेंगी और यात्रियों में कितना उत्साह है इसके संचालन को लेकर? राजीव, यात्रियों में तो उत्साह है ही। अगर बात करें तो यहाँ के प्लेटफॉर्म के पिछले हिस्से में कुछ यात्री आ भी गए हैं और इसके साथ ही यहाँ से शिवगंगा एक्सप्रेस रवाना होगी। शाम 7:55 पर रवाना होगी। 1370 लगभग 1370 यात्रियों की बुकिंग है। पूरी ट्रेन फुल है। थोड़ी अव्यवस्थाएं भी हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं। दोनों पर हम बात करेंगे। पहले तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ सैनिटाइजेशन और सफाई का कार्य किया जा रहा है और इसके साथ ही ये संकेत मात्र हैं। जब ट्रेन आने का समय होगा तब इसको और भी बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कहना है यहाँ के प्रबंधन का। और इसके साथ ही इन लोगों का कहना है कि लगभग 6 बजे से पहले ये ट्रेन जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पे एक पर लगा दी जाएगी और इसके साथ ही 8 नंबर पे, माफ़ कीजिएगा, 8 नंबर पे लगा दी जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मार्किंग की गई है, सोशल डिस्टेंस को पालन कराने के लिए यहाँ पर मार्किंग की गई है कि जो भी यात्री ट्रेन में सवार होंगे, इन जो मार्किंग की गई है इनके बीच में बैठकर सवार होंगे। और इसके साथ ही जो ट्रेन में लोग आएंगे वो स्वयं के द्वारा यहाँ पर सैनिटाइजर और अन्य सामान लेकर आएंगे। उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। लेकिन अब बात अव्यवस्थाओं की कर लेते हैं। जो सीट है उस पर किसी भी तरह की मार्किंग अभी नहीं है कि आपको सोशल डिस्टेंस कहाँ फॉलो करना है, कैसे बैठना है और क्या स्थिति है। अभी इसका कोई भी इसकी तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। और जो रेलवे के जो स्कैन कुल मिलाकर व्यवस्थाएं भी हैं, तो आप बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं भी हैं, शाम को ट्रेन का संचालन होगा, यात्रियों में उत्साह भी है। तो आपका नीतीश और मोहम्मद मोइन दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब नोएडा से बड़ी खबर देते हैं, जहां डीएनडी बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है। डीएनडी बॉर्डर पर भीषण जाम लगा है। नोएडा से खबर आपको देते हैं, ई पास बनवाने वाले लोगों को ही सिर्फ एंट्री मिल रही है। ऐसे में जो लोग बॉर्डर तक पहुंचे, आप जरा तस्वीरों को देख लीजिए और तस्वीरों में गाड़ियां ही गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। गाड़ियां खड़ी हैं, मूव तक नहीं हो पा रहे हैं, हिल तक नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि दिल्ली से नोएडा में एंट्री उन्हीं लोगों की होगी जिनके पास हैं या जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोग पहुंचे तो सही, लेकिन फंस गए। भूपेश हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। भूपेश, क्या तस्वीरें, क्या कुछ इस वक्त बॉर्डर पर चल रहा है, सीधे दर्शकों को दिखाएं और बताएं। राजीव, देखिए, साफ तौर पे है कि नोएडा जो है कहीं ना कहीं आर्थिक राजधानी माना जाता है उत्तर प्रदेश की, और ये बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। और साफ तौर पे सबको पता है कि दिल्ली में जो है लगातार कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री भी कल कह चुके थे कि नोएडा और गाजियाबाद में जो बॉर्डरों को लेकर संज्ञान लेना है वो अंतिम निर्णय जो है जिलाधिकारी का होगा। तो देर रात यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई, उन्होंने गाइडलाइन जारी की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो डीएनडी बॉर्डर है या दिल्ली को जोड़ने वाला नोएडा से जो भी बॉर्डर है वो पूर्ण रूप से सील रहेगा। यानी कि जो पहले से लॉकडाउन फर्स्ट से जो स्थिति थी, यथा स्थिति वही यहाँ पर रहने वाली है। और साफ तौर पे है कि जो एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं केवल उन्हीं की एंट्री होगी। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो लगे हुए हैं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उन लोगों की जो है एंट्री हो सकती है। और बाकी जो लोग हैं वो प्रशासन के द्वारा जिनको पास प्राप्त है उन्हीं लोगों की यहाँ पर एंट्री होगी। तो साफ तौर पे देखो, दो चीजें यहाँ पे बताऊं, क्योंकि इस बॉर्डर को खोलने के लिए लगातार लोगों ने मुख्यमंत्री को भी ट्वीट किए थे और जिलाधिकारी से भी गुहार लगाई थी। तो जिलाधिकारी ने जो स्वास्थ्य विभाग यहाँ का है वहां से एक रिपोर्ट तैयार कराई थी। तो स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार करी, उसमें जो आंकड़े निकल के आए बड़े चौंकाने वाले थे। उन्होंने साफ तौर पे आंकड़ों में पाया कि जो 42% नोएडा में मामले हैं कोरोना के, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से संक्रमित हैं। तो इस बात को लेकर ही, क्योंकि अब प्रशासन को इस चैन को तोड़ना है और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के दायरे को कम करना है, तो इसीलिए एहतियात के तौर पर पूर्ण रूप से बॉर्डर सील रहेगा। आपको मैं बता दूं, मैं इस समय डीएनडी पर ही मौजूद हूं और मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं, देखिए बकायदा यहाँ पर लोगों की देखिए चेकिंग की जा रही। जो लोग आ रहे हैं उनके पास जो है वो देखे जा रहे हैं। और यहाँ से पीछे की तरफ मैं आपको नजारा दिखाऊं तो करीब 3 किलोमीटर लंबा यहाँ पर जाम लग गया। जाम लगने का देखिए विशेष तौर पर जो कारण है वो वही है क्योंकि आज से लॉकडाउन 4.0 खत्म होने वाला था। ठीक है भूपेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जो तस्वीरें आपने दिखाए हैं, जो जानकारी आपने दी है कि लोगों को परेशानी हो रही है। बहरहाल यूपी में नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद नोएडा में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आवाजाही पर रोक बरकरार रखी है। एक आदेश पारित करते हुए डीएम ने कहा कि सिर्फ दिल्ली से 42% कोरोना के केस नोएडा में मिले हैं, लिहाजा बॉर्डर पर सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही इजाजत मिलेगी। अब डीएम का यह आदेश, यह फैसला जिले के नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों के गले नहीं उतर रहा है। एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो गई हैं जिसके मुताबिक आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है राज्य सरकारों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि वो कितनी अनुमति देते हैं अपने इलाके में। और ऐसे में दिल्ली नोएडा बॉर्डर की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। ये वो लोग हैं जिनको चेक किया जा रहा है कि उनके पास अनुमति है, परमिशन है कि नहीं है, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पहले थी इस बॉर्डर पर परमिशन के साथ ही आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी नोएडा के अंदर, वही स्थिति यहाँ पर आज भी बरकरार है। क्योंकि लोकल प्रशासन जो है यहाँ नोएडा डीएम के मुताबिक जो गाइडलाइंस जारी हुई है उस मुताबिक यहाँ पर परमिशन के साथ ही जाने की अनुमति दी जाएगी। और इस तरफ मेरे पीछे जो आप कतार देख रहे हैं ये वो कतार है जिन लोगों को नोएडा बॉर्डर से वापस किया गया है। यानी कि इन लोगों के पास परमिशन नहीं है तो इन लोगों को कह दिया गया है कि आप बिना परमिशन के जो है। और एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह जी इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। रणविजय जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि लोगों को तो सर परेशानियां हो रही, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है सिर्फ पास की वजह से। देखिए, मैं सबसे पहले सभी लोगों से इस तरह की माफी चाहूंगा। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस सबको हो रहा है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं उसका कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप सबको पता है कि नोएडा और दिल्ली के बीच में जो कनेक्शंस हैं वो सबको पता है, और हमारे यहाँ जो केसेस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से सोर्स उधर दिल्ली की तरफ ट्रेस हो रहा है।
तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बहुत एक तरह से सघन इंटेंस एनालिसिस के बाद पूरे जो रिपोर्ट्स हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन सब लोग की रिपोर्ट लेकर के ये डिसीजन लिया गया है कि अभी हमें इस बॉर्डर को रेगुलेट करना है और जो एग्जेप्टेड कैटेगरी के लोग हैं केवल हम उन्हीं को अलाउ करेंगे। तो और बहुत प्रॉपर्ली डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों को कन्वे भी कर दिया गया है। कल आदेश जारी हो गए थे सोशल मीडिया के सारे जितने सारे प्लेटफॉर्म से सब पे सर्कुलेट कर दिया गया था और हमको लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा ऑनर करना हम सब लोगों का फर्ज है। लेकिन रणविजय जी एक जो सवाल है वो ये उठ रहा है कि लॉकडाउन के दरमियान तो बॉर्डर पहले से सील थे, ऐसे में दिल्ली पर आरोप मरना कि दिल्ली से केसेस आ रहे हैं, आप लोगों ने तो पहले से बॉर्डर सील कर रखे थे, ऐसा नहीं था कि पहली बार आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, तो फिर ये केसेस कैसे आए? ये मिस इंटरप्रिटेशन है, हम किसी पे आरोप नहीं मर रहे हैं। ये तो मतलब मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं से मिस इंटरप्रिटेशन है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा सोर्स उधर ट्रेस हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए और जो इन्फेक्शन का जो रेट है, जो स्प्रेड है हमारे यहाँ, उसको रोकने के क्रम में हम लोग को सोर्स देखना पड़ता है। आपको पता है प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और कॉन्टैक्ट पहले जो हमारे पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट्स हैं उनके सारे सोर्सेज देखे जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अभी यहाँ के स्प्रेड को रोकने के लिए हमें इस बॉर्डर को रेगुलेट करना एकदम मस्ट है, अभी जरूरी है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है और मुझे लगता है कि सब लोगों को इसका ऑनर करना चाहिए। उन सब पूरे नहीं, लोग तो रणविजय जी लोग तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लोग घरों पर ही थे, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है, अनलॉक 1 हुआ है, ज्यादातर बहुत सारे लोग दिल्ली से नोएडा में जॉब के लिए आते हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें सैलरीज नहीं मिल रहे हैं, अब ऑफिस नहीं जाएंगे तो और परेशानियां होंगी, ऊपर से अब बॉर्डर सील हो गया है तो और दिक्कतें हो रही हैं। देखिए मैं एक चीज और जरूर करना चाहूंगा हमारे सभी सम्मानित नागरिक जनों से कि देखिए आपको इनकन्वीनियंस वर्सेस रिस्क ऑफ लाइफ है। हमें कम से कम अगर हमें इनकन्वीनियंस हो रहा है तो कम से कम रिस्क ऑफ लाइफ तो नहीं हो, उसको हमें तवज्जो देनी चाहिए। और हमें लगता है कि ठीक है आज सैलरी की प्रॉब्लम्स हो रही है, सब लोगों को थोड़ी इकोनॉमिक इनकन्वीनियंस हो रहा है, लेकिन सर क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था आप लोगों के पास? ये एकमात्र आखिरी ऑप्शन आपके पास बचा था कि पास के जरिए या आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही आ सके, क्योंकि कोरोना तो लॉकडाउन के दरमियान और बॉर्डर सील होने के बाद भी आ रहा है। नहीं, आखिरी ऑप्शन नहीं है। देखिए ये हमारा जो स्टार्टिंग से ही आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के 1 के साथ ही हम लोगों ने बॉर्डर्स को रेगुलेट करना शुरू किया था, तो ये आखिरी ऑप्शन नहीं है, ये तो ऑलरेडी इन प्लेस है। हम लोग इसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं इन लार्जर इंटरेस्ट। जी, ये देखने वाली बात है। जी रणविजय जी, आप लगता है जी आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडिशनल डीसीपी जुड़े और उन्होंने जानकारी दी है कि फिलहाल बॉर्डर सील रहेंगे।